हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है द एडूवर्स पर। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग बढ़िया होंगे, उम्मीद है। सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। उस सीरीज में हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 2018 के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और 2019 के ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे उनको हमने कंप्लीट किया। आज हमारा जो सेशन होगा वो 2020 का पेपर फर्स्ट होगा। ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इन लार्जली कन्फर्म टू एरिया विथ रेनफॉल लेस देन। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां पर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है जहां पर शुष्क खेती की जा सकती है? तो उसमें ऑप्शंस हैं आपके 100 सेंटीमीटर से कम, 85 सेंटीमीटर से कम, 80 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से कम। शुष्क खेती के बारे में पूछा गया है, मतलब कि ड्राई लैंड के बारे में हमें बताना है कि ड्राई लैंड खेती कहाँ पर होती है। जहाँ पर वर्षा सबसे कम होगी वहीं तो होगी ड्राई लैंड खेती। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये 100 सेंटीमीटर से अधिक है, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद 85 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। 80 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 75 सेंटीमीटर। जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ को हम क्या कहते हैं? ड्राई लैंड कहते हैं। ये यहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है, इसी के साथ ही यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इसी के कारण ये क्या होती है? ये ड्राई लैंड भूमि कहलाती है। ठीक है, ये आपको आंसर पता लग गया होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन है, द पनामा कैनाल ओपनड इन 1914 लिंक्स। वर्ष 2014 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? जो पनामा नहर है, पनामा नहर के बारे में क्वेश्चन है। उसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, लाल सागर, भूमध्य सागर। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक और पैसिफिक सागर। इसके बाद है इंडियन ओशियन और कौन सा है? पैसिफिक सागर। इसके बाद है एड्रियाटिक और ब्लैक सी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पनामा नहर कहाँ है पहले हम ये देख लेते हैं। ये उत्तर अमेरिका है और ये कौन सा है? साउथ अमेरिका है। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर बनाई गई है पनामा कैनाल, पनामा देश में, उसे किस नाम से जाना जाता है? पनामा नहर। ये कब खोली गई थी, कब ओपन हुई थी? ये 1914 में। इसके बाद यहाँ से जो व्यापार होता है न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक, यहाँ से जब व्यापार यहाँ तक भेजने में क्या है, टाइम बहुत लगता था। ये केप ऑफ हॉर्न के माध्यम से इधर होते हुए जाती थी। तो यहाँ से लगभग 13,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। इसके कारण अगर पनामा नहर का निर्माण हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है कि वो 13,000 किलोमीटर दूरी थी, ये कम हो गया। इससे व्यापार वगैरह है वो हम आसानी से कर सकते हैं और ये जल्दी भी हो सकता है। तो इधर कौन सा महासागर है? इधर है अटलांटिक और इधर है प्रशांत महासागर या पैसिफिक, प्रशांत महासागर। अब ये जोड़ किस किस को रही है? प्रशांत महासागर और किसको? अटलांटिक को। और हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी। कौन सा है? अटलांटिक और पैसिफिक महासागर। इसके बाद रेड सागर और भूमध्य सागर किसको जोड़ती है? ये सुएज नहर है, सुएज नहर। ये 1869 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद है कौन सा ऑप्शन? हिंद महासागर और पैसिफिक। हिंद महासागर में तो कोई कैनाल है नहीं है हमारे पास ऐसी, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके बाद है एड्रियाटिक सागर और काला सागर। ऐसा भी कोई हमने बड़ी नहर नहीं पढ़ी है जिसके बारे में 2 महासागरों को जोड़ती हो। तो पनामा कैनाल के बारे में पनामा नहर, पनामा देश भी है, उसके आधार पर क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को ये जोड़ती है। इसके बाद है थर्ड हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड इज कंसीडर्ड पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड को माना जाता है? इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, पोलिनेशिया है और कौन सा है? हवाई द्वीप। अब ये किसका पार्ट है न्यूजीलैंड के बारे में बताना है। तो एक पोलिनेशिया ट्रायंगल पढ़ लेते हैं पहले। कौन सा है? पोलिनेशिया ट्रायंगल। पोलिनेशिया ट्रायंगल में यहाँ पर हवाई द्वीप हो गया,
नॉर्थ में। इसके बाद वेस्ट में हो गया न्यूजीलैंड, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ईस्टर्न आइलैंड। ये पूरा ट्रेंगल बनता है, इसमें पूरा कौन सा है, पोलिनेशिया ट्रेंगल कहा जाता है इसे। ठीक है, इसके और ऊपर जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस थे। हवाई द्वीप किसका पार्ट है, ये पोलिनेशिया का पार्ट है, तो ये आंसर होगा नहीं। और न्यूजीलैंड के बारे में है तो एक ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है, ये यहाँ पे गिनी वगैरह है, पापुआ न्यू गिनी वगैरह का नाम सुना होगा। ये हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, इसका आंसर आपको पता लग गया होगा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स, हवाओं का देश कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स। किसके बारे में पूछा गया है, ऐसा कौन सा देश है जहां को, जिसको क्या कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है। हवाओं का देश वहां पे कहेंगे जहां पे मतलब कि हवा परमानेंट वगैरह चलेंगी, जहां पे मैदान वगैरह होगा पूरा एरिया। तो ये कौन सा आंसर होगा, इंडिया को तो कहा नहीं जाता है, पहला ऑप्शन है, तो ये गलत हो जाएगा। चाइना के भी हमने नाम नहीं सुना, तो ये भी गलत हो जाएगा। जर्मनी और डेनमार्क, जो डेनमार्क है ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और यहाँ पर पर्वत पठार नहीं मिलते हैं ज़्यादातर, इसीलिए हवाएं वगैरह यहाँ पे आसानी से चल सकती हैं, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, हवाओं का देश कहा जाता है। और क्या यहाँ से जितनी भी पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा हवाओं के माध्यम से ही हो सकती है, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, बिजली निर्माण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कृषि वगैरह के सेक्टर में हम उपयोग कर सकते हैं बिजली वगैरह के। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आंसर होगा क्या, डेनमार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना साइंटिफिक विभाग है। तो इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास, पहला है जेप टेक्नोलॉजी विभाग, और दूसरा ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है भारत मौसम विभाग, और चौथा ऑप्शन है DRDO। सबसे पहले क्या बनाया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD की स्थापना की गई थी। इसके बाद DRDO 1958। इसके बाद ये जेप टेक्नोलॉजी ये कब बना था, 1986 में। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमें सबसे पुराना कौन सा दिख रहा है, ये सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन हैं आपके पास, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र और कौन सा है, गोवा। दीनदयाल बंदरगाह, इसका नाम परिवर्तन हुआ है 2017 में, पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था, कांडला के नाम से। कांडला कहाँ पर है, गुजरात में। जब विभाजन हुआ था उस टाइम पे कोचीन बंदरगाह इम्पोर्टेंट हुआ करता था, जो कराची वाला, कराची बंदरगाह, सॉरी कराची बंदरगाह। इसके बाद हमने किसका निर्माण किया है, जब ये पाकिस्तान में चला गया, इसके बाद हमने कौन सा किया है, 2017 में नाम बदल दिया है इसका, कांडला बंदरगाह बनाया था। यह एक ज्वारीय पत्तन है, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुजरात कहाँ पर है, ऑप्शन बी। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनदयाल पत्तन बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द अमोंग फॉलोइंग प्लेट्स इज लार्जेस्ट।
इन साइज साइज के हिसाब से बताना है। निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन सा आकार सबसे बड़ा है, प्लैनेट्स वगैरह में बताना है। तो पृथ्वी होगा या शुक्र होगा, मंगल होगा या बुध होगा, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसमें कौन सा होगा? पहले तो सबसे बड़ा कौन सा होता है पहले ये जान लेते हैं हम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन, सबसे बड़ा प्लैनेट्स कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। तो इसमें बुध है, ये तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, सबसे बड़े के बारे में पूछा गया है। ये चार शुक्र है, मंगल है, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। अगर हम पूरा क्रम से देखते हैं इनको, तो पहले कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण के बाद कौन सा आता है? पृथ्वी, ये फिफ्थ लार्जेस्ट भी है। अगर ये फिफ्थ लार्जेस्ट आ रहा है, ए ऑप्शन में है नहीं है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्ण सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? कृष्ण सागर बांध के बारे में पूछा गया है। कृष्णा सागर डैम रिजर्वायर इज डेवलप ऑन। ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास? कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, गोदावरी रिवर है और कावेरी रिवर है। अब आप जैसे ही आप इसको देखोगे कृष्ण सागर बांध को, तो आपका आंसर क्या लगा सकते हो? डायरेक्ट कृष्णा नदी पर। कौन सा? कृष्णा नदी पर। इसका आंसर ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? कावेरी नदी है। कृष्ण सागर जो बांध बना हुआ है वो कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये आंसर पता लग गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ टू और मोर कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो या अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? मतलब कि ऐसे चार ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इसके बारे में बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो दो देशों से कम टच करता है, दो देशों से करता ही है। तो अरुणाचल प्रदेश किससे करता है पहले ये देख लेते हैं। ये मैप बनाते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर म्यांमार मिलेगा ये देश, यहाँ पे चाइना मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा? भूटान। ये तो तीन देशों से टच कर रहा है, तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं। इसके बाद है असम। असम कहाँ पर है? ये वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पे है असम। ये किस किस को टच कर रहा है? भूटान को कर रहा है, और किसको कर रहा है? बांग्लादेश को कर रहा है। बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारे पास, ये भी गलत हो गया। इसके बाद है मिजोरम। मिजोरम कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। मिजोरम इधर म्यांमार से कर रहा है और इधर किससे कर रहा है? बांग्लादेश से कर रहा है। तो ये भी नहीं, हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ये तीनों आंसर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे करता है? ओनली बांग्लादेश से सीमा करता है साझा तीन ओर से। यहाँ पे त्रिपुरा है, ये वाला रीजन, यहाँ पे तीन ओर से किससे साथ साझा करता है? त्रिपुरा ओनली बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा और देखते हैं हम। लद्दाख। लद्दाख के बारे में, लद्दाख कितने राज्य, कितने देशों से टच होता है? तो पहला होगा चाइना, सेकंड अफगानिस्तान, और फोर्थ कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन होंगे टोटल। ठीक है, ये किसके बारे में है? बॉर्डर सीमा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हर पीवाईक्यू में पूछा जाता है। बॉर्डर से संबंधित सारे बॉर्डर्स वगैरह हैं, एक बार उनको देख लेना। इसकी जो थीम्स वगैरह हैं, ये किस पर फोकस करता है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पर फोकस करता है पूरा, नॉर्थ ईस्ट, और ये लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना
क्योंकि आपका जो पेपर होगा सितंबर में उसमें आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला है? न्यूनतम आबादी में कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और पंजाब है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे अधिक जनसंख्या में कौन है? सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। सबसे कम कौन मिलेगा? सिक्किम। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम सिक्किम। पर हमारे ये ऑप्शंस नहीं है हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और पंजाब है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी, ठीक है, लगभग 15 करोड़ की समथिंग। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में कितनी मिलेगी? 7 करोड़ के समथिंग। उड़ीसा में मिलेगी 5 करोड़ के समथिंग। 4 पॉइंट कुछ है, 4.76 करोड़ 2011 के अनुसार। और पंजाब में 2 से 2.5 करोड़ जनसंख्या है। तो ये सबसे कम हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता लग गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन इन इंडिया हैव कैटेगराइज लैंड यूज इनटू। भारत में बनाए गए भू राजस्व अभिलेखों ने भूमि प्रयोग को कितने भागों में बांटा है? तो इसको कितने प्रयोगों में बांटा है? 9 प्रयोग में। मतलब कि जहाँ पर कृषि की जाती है वो वाले क्षेत्र को अलग कह दिया, जहाँ पर प्रति भूमि है उसको अलग कह दिया। तो ऐसे ही हमने कितने भाग बांटे हैं? 9 डिवीजन किए हैं। किसने? भू राजस्व विभाग ने। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभावित श्रेणी से वर्जित होने के लिए किसी क्षेत्र में सकल फसल क्षेत्र या शस्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए? तो ऑप्शन हैं आपके पास 10%, 20%, 25% और 30%। हमें क्या बताना है? सूखा से संभावित क्षेत्र ना हो उसमें कितना परसेंट क्या होना चाहिए? शस्य क्षेत्र होना चाहिए, मतलब कि फसल वगैरह वहाँ पर उगाई जा सकें। और टोटल एरिया का, तो उसे क्या कहते हैं? शस्य क्षेत्र कहते हैं। तो कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। अगर 25 से कम होता है तो ये सूखे की कैटेगरी में आता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? पैसिफिक ओशियन के बारे में पूछा गया है। पैसिफिक करंट कौन कौन सी हैं उसके बारे में। प्रशांतीय या प्रशांत महासागर में प्रमुख महासागरीय धाराएं। पहले तो कौन सी मिल जाएगी? विश्वतीय मिल जाएगी, विश्वतीय धारा, कैरेबियन की धारा, कैरेबियन की धारा, और कौन सी मिल जाएगी? जैसे हम ऊपर की आ जाएंगे तो गल्फ स्ट्रीम मिल जाएगा। जो गल्फ स्ट्रीम है, जो एक गर्म वायु है, गर्म जो गल्फ स्ट्रीम है ये कहाँ पर मिलती है? कनाडा, और उधर से आती है कौन सी? अलास्का की धारा आती है उधर से। सॉरी, अलास्का की नहीं, क्यूर क्या नाम है, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का की धारा। इसमें ऑप्शंस हैं आपके। तो कौन सा? ओएसियो की धारा है, अलास्का है, फिर इधर कैलिफोर्निया की धारा मिल जाएगी। तो ये पूरा कौन सा है? नॉर्थ पैसिफिक का पैटर्न है पूरा, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स। ठीक है, तो इसमें बताना है, जैसे अगुलहास की धारा ये कहाँ पर मिलती है? अगुलहास की धारा मिलती है हिंद महासागर में। कहाँ पर मिलती है? हिंद महासागर। ये कहाँ पर मिलेगी? मोजाम्बिक की धारा है उसी के पास, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक देश भी है, वहीं से एक मोजाम्बिक
करंट भी आती है, तो उसी को क्या कहा जाते हैं हम, अगोलार्ध की धारा। दो भागों में जब विभाजित होती है तो उसे हम अगोलार्ध की धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर की है, ये भी अलास्का की धारा प्रशांत महासागर का पार्ट है, ये भी कैलिफोर्निया, ये भी किसका पार्ट है, प्रशांत महासागर की धारा का पार्ट है। तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। हमारे यहाँ पर मौसम कितने टाइम के लिए रहता है, उसके डेज बताने हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 80 से 140 दिन, दूसरा ऑप्शन है 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी है 90 से 130 दिन, और ऑप्शन डी है 100 से 140 दिन। तो हमारे यहाँ पर मानसून कब से आता है, 1 जून से ही। 1 जून से मानसून केरल के तट पर आ जाता है, और ये कब तक रहता है, सितंबर तक रहता है। तो मई से अगर अपन जोड़ते हैं तो मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, ये 90 डेज ये हो गए। इसके बाद सितंबर, सितंबर में ये फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, तो 120 दिन लगभग कितना रहता है, 100 से 120 दिन तक हमारा जो मानसून रहता है उसकी अवधि रहती है टोटल। इसके बाद ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, ये तो होगा नहीं 140 डेज, 130 डे, 100 से 140, कौन सा होगा ऑप्शन इसमें, 100 से 120 डे। जैसे ही हम नॉर्थ की ओर बढ़ते जाते हैं तो और ये कम होता जाता है मानसून का समय। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण पूर्वी चीन के बारे में पूछा गया है, वहां पर कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले सदाबहार वन, ऑप्शन बी है आपके पास ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑप्शन डी है आपके पास टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। पहले हम देख लेते हैं एक कौन से, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार दिया गया है। ये क्या है, इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर मिल जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या कहेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इधर अंटार्कटिक सर्कल मिल जाएगा, सर्कल, यहाँ पे ऊपर की ओर कौन सा मिल जाएगा, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, साउथ में। अब चाइना कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे बता, यहाँ पे ये पूरा रीजन, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी वनस्पति मिलेगी। अब ये ट्रॉपिकल वाला रीजन है, ये पूरा ट्रॉपिकल, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल मिलेगा, सब ट्रॉपिकल, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा, पोलर। इसके नीचे आएंगे साउथ में देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, सब ट्रॉपिकल यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा मिलेगा, पोलर साउथ में। अभी वो चाइना है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता नहीं है, अगर ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है तो हमारे ऑप्शंस दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन और कौन सा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास बचता है ऑप्शन शीतोष्ण सदापर्णी वन, ये भी क्या है, पोलर वाला रीजन है जहाँ पर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा। अब किसके बारे में पूछा गया है, दक्षिण पूर्वी चाइना के बारे में पूछा गया है। ईस्ट में जाएंगे तो कैसा टेम्परेचर मिलेगा, तो वहाँ पर कैसे मिलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र मिलेगा, और वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो कैसे पाए जाएंगे, चौड़ी पत्ती वाले और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड, लोकल विंड के बारे में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कोल्ड विंड, शीत स्थानीय पवन है? इसके बारे में ऑप्शन हैं आपके पास सेंटा एना, ऑप्शन बी है चिनूक, ऑप्शन सी है मिस्ट्रल, ऑप्शन डी है लू। जो सेंटा एना है ये कहाँ पर चलती है? ये चलती है अमेरिका और कनाडा के पास। यहाँ पे कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा। कैलिफोर्निया के जो जंगल वगैरह हैं वो उनमें आग वगैरह के लिए ये सबसे ज़्यादा घातक साबित होती है। जब ये गर्म हवा चलती है, ये कौन सी है? गर्म हवा है, गर्म एवं उष्ण, उष्ण पवन है। जब ये चलती है तो इससे जंगल में आग लग जाती है। इसके बाद है चिनूक, ये भी कहाँ चलती है? ये एंडीज पर्वत है, एंडीज नहीं, रॉकी, सॉरी, रॉकी जो पर्वत है आपका, रॉकी पर्वत के जो अमेरिका है और कौन सा कनाडा है, इसके पूर्वी डालों पर, या फिर एंडीज के पूर्वी डालों पर चलती है। उस वहाँ पर कौन सी चलती है? चिनूक। इसके बाद मिस्ट्रल, ये आल्प्स पर्वत से होते हुए कहाँ पर आती है? ये आती है भूमध्य सागर की ओर। कहाँ से आती है? आल्प्स पर्वत से। जब वो उधर आती है तो ये ठंडी, कौन सी है? ये ठंडी पवन है। इसके बाद है लू, लू हमारे इंडिया में चलती है और पाकिस्तान वाले रीजन में। जैसे कि अभी मई और जून का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे अभी लू चल रही है इंडिया में, और कहाँ पे? पाकिस्तान वाले एरिया में। स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक वगैरह भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी लोकल इवेंट कोल्ड वाली है? तो कौन सी है? मिस्ट्रल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू इन ईस्टर्न कनाडा? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी कनाडा में एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है? मतलब कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके पास? अम्ल अवक्षेपण वर्षा है, ऑप्शन बी है भौमजल छीड़ता है, ऑप्शन सी है भूमि निम्नीकरण, और ऑप्शन डी है डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थल। तो जो पूर्वी कनाडा वाला रीजन है उसके बारे में बताना है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ से है? तो किससे है? अम्ल वर्षा से। यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है, जो यूएसए वगैरह की फैक्ट्रियाज वगैरह हैं, यूएसए की, कनाडा की, जो क्यूबेक वाला रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्यूबेक प्रांत कनाडा का, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। किससे प्रभावित है? अम्ल वर्षा से प्रभावित है। ठीक है, भौमजल छीड़ता होगा नहीं, लैंड डिग्रेडेशन भूमि का अपकर्षण, और डिफॉरेस्टेशन मरुस्थलीकरण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाई इन बिटवीन कैस्पियन एंड ब्लैक सी? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में है? तो कॉकेकस, इसके बाद है कार्पेंथियंस, इसके बाद है एपेनिन, और इसके बाद ऑप्शन डी है आपके पास एल्ब्रुस। तो कैस्पियन सागर में कौन सा मिलेगा? कॉकेकस मिलेगा, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में। कैस्पियन सागर और कौन सा? काला सागर। काला सागर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मिलेगा? ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है। यहाँ पे मिलेगा कॉकेकस, जो आर्मेनिया वगैरह, तुर्की वगैरह का, जो एशिया और किसको अलग करता है? यूरोप वगैरह को, कॉकेकस पर्वत, ये वाला रीजन। ठीक है, इसके बाद है ये अपेनियन कहाँ मिलेगा? ये इटली का है। ठीक है, ये आपको आंसर पता लग गया होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स विकसित की गई हैं? तो ऑप्शन वे हैं, ऑप्शन ए आपका कौन सा है? चेनाब और झेलम, ऑप्शन बी है चेनाब और सिंधु, ऑप्शन सी है रावी, और ऑप्शन डी है केवल चेनाब। ये हमने 2 बार क्वेश्चन देख लिया है,
ये PYQ में पहले भी पूछा गया है, केवल चुनाव के बारे में पूछा गया था, चुनाव पर कौन कौन से रिवर डैम है या फिर विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो टॉपिक है, ये थीम भी है कौन सी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं उन सभी को याद करना है आपको। और आपको ये बताना है कि बगलिहार, दुलस्ती और सलाल ये कहाँ पर स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं, केवल चेनाब या फिर चेनाब झेलम, चेनाब सिंधु या रावी। तो कहाँ पर मिलेंगे ये तीनों, बगलिहार, दुलस्ती और सलाल केवल चेनाब पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगे, चेनाब पर। झेलम पे कौन सा, किशन गंगा का नाम सुना होगा, सबसे फेमस। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल निकाय के बारे में पूछा गया है। जीवमंडल रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। स्टेटमेंट पहला है 1973 1974 जीवमंडल निकाय, क्या लिखा है ये, निकाय बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। कि विचार की शुरुआत यूनेस्को द्वारा कब की गई है, 1973 1974 में। ये कथन सही है या फिर गलत है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, सही, क्योंकि जीवमंडल जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए थे वो MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। ये 1973 से स्टार्ट किए गए थे। अभी तक हमारे पास 18 हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इनको, इनमें से 18 में से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन, स्टेटमेंट सेकंड क्या है, भारत में कुल नामित 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन क्या, कथन सी क्या है, भारत के सभी जीवमंडल निकाय यूनेस्को के जीवमंडल निकाय के विश्व नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। तो सभी तो शामिल नहीं किए गए हैं, जैसा कि हमने बताया कि 18 में से कितने किए गए हैं, 12 किए गए हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट तीन गलत हो जाता है तो तीन किस किस में गलत है, एक ये गलत हो गया और हमारी ये दो कथन दोनों सही हैं, तो A और C इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सी एंड ओशियन। निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र या सागर तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं है। किसके बारे में पूछा गया, प्रत्यक्ष पहुंच, मतलब कि जहां पे किसकी समुद्र या महासागर की सीमा नहीं लगती है। तो सीरिया की किसके साथ लगती है, इसकी लगती है भूमध्य सागर के साथ लगती है, भूमध्य सागर के साथ लगती है। तो ये तो होगा नहीं। जॉर्डन की भी लगती है, जॉर्डन की लाल सागर, लाल सागर। इसके बाद अजरबैजान कैस्पियन सागर वगैरह। कैस्पियन सागर। अगर ये तीनों की लग रही है तो ये लास्ट में कौन सा बचता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारे यहाँ पे PYQ खत्म होते हैं। इसके बाद है ये हमारा जो NDA का कोर्स चल रहा है, लाइव कोर्सेज चल रहे हैं, ये 11 मई से स्टार्ट हो चुके थे। अभी क्लासेस परमानेंट चल रही हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पर 8982684118, इस पर कांटेक्ट कीजिए। इसके बाद ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो यूट्यूब हैंडल्स है ये द एडुवर्स 01 के नाम से। अगर इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे सारी पोस्ट हैं, टेलीग्राम वगैरह पे करंट अफेयर्स की सारी पोस्टें मिल जाएंगी आपको, डेली की डेली करंट अफेयर्स अपडेटेड मिल जाएगी और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। जो PDFs वगैरह डलती हैं यहाँ पे मिल जाएंगी आपको डायरेक्ट। टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऐप। अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तो द एडुवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पे हमने 2020 के पेपर फर्स्ट के कंप्लीट PYQ कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम
2020 का सेकंड पेपर तो हुआ नहीं था कोविड के कारण। अब हम कौन सा पेपर करेंगे? 2021 का पेपर फर्स्ट करने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।